सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया यादव है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? क्या है नाम? वेरी गुड, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद और उर्वरक के बारे में हमने जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें ही डिस्कस कर लिया था, उसमें पढ़ लिया था इसके बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं खाद के लाभ। तो देखो, हम लोग जो खेतों में खाद का यूज करते हैं ना बेटा, खाद का यूज जो हम खेतों में करते हैं वो बहुत तरीके से मिट्टी के लिए फायदेमंद होती है। तो देखिए किस किस तरीके से मिट्टी के लिए फायदेमंद है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। बेटा देखो, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी के अंदर जल सोखने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है जब उसमें हम खाद डालते हैं। तो इस और मिट्टी क्या हो जाती है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भुरभुरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? गैस अंदर और बाहर आराम से निकल सकता है और अंदर जा सकता है। और साथ में ही जब हम खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं या फिर खाद का उपयोग करते हैं तो जो मित्र जीवाणु, जो अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे वायरस होते हैं, वो क्या होते हैं? हम उनकी ज्यादा वृद्धि होने लग जाती है, उनकी संख्या क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। अगर हम खेतों में खाद का उपयोग करते हैं तो उसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। मित्र जीवाणु क्या होते हैं बेटा? जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, जब जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, क्या होता है? जो मिट्टी का गठन होता है वो सुधर जाता है अगर हम मिट्टी में क्या डालते हैं? खाद डालते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सिंचाई पे। हमने बुआई देख ली, सब कुछ देख लिया, उसके बाद फिर हमने उर्वरक और खाद को मिलाना भी देख लिया। अब हम देखेंगे सिंचाई। तो बेटा देखो, सिंचाई होती क्या है? तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो देखो, हम लाइन टू लाइन सारी चीजें पढ़ रहे हैं बेटा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसमें जरूर से जरूर उसका सॉल्यूशन करूंगी। ठीक है, आपके डाउट का। तो देखिए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। देखो, जिंदा रहने के लिए सभी को पानी की जरूरत होती है। पौधों के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों के बढ़ने के लिए और उसको अच्छे से ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। क्या होता है? जो हमारा पौधा होता है ना, पौधे की जड़ से ही पानी क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अवशोषण मतलब खींचा जाता है। ठीक, तो मिट्टी में जितने भी खनिज होते हैं वो सब क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। वो सब क्या होता है? उस पानी के साथ ऊपर चले जाते हैं पौधे के अंदर, जड़ के द्वारा। ठीक है, पौधों में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है बेटा? 90%, 90% क्या होता है? जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों को अंकुरित शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। पानी क्यों जरूरी है पौधों को देने के लिए? इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके जो बीज होते हैं, बीज में से पौधा बिना जल के नहीं निकल सकता। जब वो सूखा सूखा होता है ना, जो जमीन होती है, तो फिर जल्दी से क्या, बीज में से पौधा नहीं निकल सकता। इसलिए उसमें नमी मतलब पानी देना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। तो चलिए अब इस पे आते हैं। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों प्रत्येक भाग में होता है। मैंने भी आपसे बोला कि जल के अंदर बहुत सारे खनिज और साथ में उर्वरक वगैरह क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो जड़ होते हैं, जड़ के द्वारा उसको खींचा जाता है। तो जड़ जब अपने द्वारा जल के साथ साथ वो सारे पोषक तत्व भी ऊपर लेकर जाता है ना, तो वही चीज है, वो अपने सारे पार्ट्स में भी और भी जगह वो जो पोषक तत्व होता है पहुंचाता है। तने ने जड़ से तने में गया, फिर तने से पत्तियों में और टहनियों में सारे चला गया। ठीक है, पोषक तत्व तो यही बता रहा है। यह फसल की पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना जरूरी है। जल क्या होता है? गर्म हवा से रक्षा करता है, साथ में ही जो पाला पड़ जाता है ना, मतलब ठंडा ठंडा और गर्म से रक्षा करता है पौधों की। ठीक है, साथ में क्या हो जाता है कि मिट्टी के अंदर नमी रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। समय समय पर पानी देना जरूरी है क्योंकि इससे क्या होगा? मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी। ठीक है, और देखो, हाँ, सिंचाई क्या होता है आपको हमेशा 1-2 नंबर में पूछा जाता है। तो समय समय पर या फिर निश्चित अंतराल पर, मतलब एक टाइम पीरियड पे पानी देना, पौधों को, फसल को पानी देना मतलब सिंचाई कहलाता है। क्या क्या? मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। एक समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर फसल को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई का समय बारंबारता फसलों मिट्टी ऋतु के अलग अलग होते हैं। मैंने बोला अभी क्या होता है, हर समय हर सीजन में फसल मतलब सिंचाई करने का तरीका अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है, गर्मी में ज्यादा पौधों को नीड होती है, पानी की जरूरत होती है पानी की, जिसकी वजह से हम ज्यादा पानी देते हैं, ज्यादा सिंचाई करते हैं। लेकिन सर्दियों में पौधों को बहुत कम आवश्यकता होती है पानी की, जिसकी वजह से बहुत कम मात्रा में क्या करा जाता है? सिंचाई की जाती है। क्या है? मिट्टी पत्तियों में जल वाष्प के दर अधिक हाँ देखो, जो क्या होता है गर्मियों के मौसम में
पौधे की पत्तियों से पानी ज्यादा ही वाष्प हो जाता है, मतलब पौधों से पानी ज्यादा वाष्प होता है, जिसकी वजह से उन पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं इसके आगे। इस देखो, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। कहने का मतलब वो जो क्या बोल रहा है कि पिछली गर्मी में इन्होंने एक पौधा लगाया था जिसमें उन्होंने पानी लगा मतलब समय पे नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका पौधा सूख गया था। तो बेटा देखिए, गर्मी में अपने पौधों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा ही आवश्यक होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ सिंचाई करने के कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से स्रोत हैं। तो देखिए, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत है। यहाँ से हम पानी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें जल यही सबसे मिलता है। देखो, सिंचाई करने के दो तरीके, एक पारंपरिक मतलब पुराना, एक नया जो कि आजकल चल रहा है। तो देखो, पारंपरिक क्या होता है, जो पुराने समय से चल रहा है होता है, जैसे कुओं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने की विभिन्न, देखो कुओं से, झीलों से, नहरों से कैसे पानी निकाल के खेतों तक लेकर जाया जाता है, अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। कैसे, मैं अभी वही चीज हम देखेंगे। मवेशी तथा मजदूर इन विधियों का इस्तेमाल किया करते थे, अतः इससे सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष है। विभिन्न तरीके, पारंपरिक तरीके निम्नलिखित हैं। देखो ध्यान से, क्या होता है, जो मजदूर हुआ करते थे वो इनका यूज किया करते थे, साथ में ये बहुत ज्यादा सस्ते हुआ करते थे, परंतु इसमें बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत भी लगती थी। और कुछ कुछ तरीके जो हमें दिए हुए हैं, ये उन तरीकों का नाम है जिनको पहले यूज किया जाता था, जैसे मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट, ये सारे तरीके हैं जिससे हम पानी पहले सिंचाई करते थे खेतों की। जैसे देखो, मोट, यहाँ से निकाल रहे पानी भाई, ऐसे कितना समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा ना। इस तरीके से यहाँ से कुएं में से निकालेंगे, ये पानी डाल रहे हैं खेतों में, बहुत समय लग जाएगा, इसको मोट बोलते हैं। दूसरी चीज, चेन पंप किसे बोलते हैं, कि देखो इसको ऐसे मतलब यहाँ से पानी गिरा, अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे खेतों में चला जाएगा, फिर इसको ये घूमेगा, फिर ऐसे पानी लेकर आएगा, फिर ऐसे गिरेगा, तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है इन सारी चीजों में, बहुत मेहनत और टाइम दोनों। ढेकली, अब देखो ये निकाल रहे हैं, निकालने के बाद पानी ऐसे ऐसे, कितना समय लग जाएगा, कितनी मेहनत लग जाएगी। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि पारंपरिक तरीके जो थे पहले, वो टाइम कंज्यूमिंग था और साथ में ही पावर भी बहुत ज्यादा लगती थी उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें भी पानी, ये जितना घूमेगा उतना ज्यादा पानी सिंचाई करेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है। जल की ऊपरी खींचने के लिए सामान्य पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीकों का यूज किया जाता है, जैसे डीजल, बायोगैस, विद्युत ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, देखो सिंचाई की आधुनिक विधियां, आजकल प्रेजेंट टाइम पे भी बहुत तरीके के टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले तो छिड़काव तंत्र देख लेते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम बेटा ऐसा होता है कि यहाँ से देखो कुएं से पानी निकला और इस तरीके से मोटर लगा रखा है, और देखो इस तरीके से पानी गया, माफ करना, वेट अ मिनट, ये देखो यहाँ से निकला, मतलब कुएं से पानी आया, फिर ऐसे करके यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे, ये देखो जो पाइप जा रही है, इसमें जहां जहां नीड है कि भाई जहां जहां मतलब पाइप लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, और ये सब पे, ये क्या हो जा रहा है, कनेक्टेड है ये पूरा यहाँ से, जिसमें एक चीज यहाँ पे लगी होती है जो घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। जैसे तुमने देखा होगा छतरी पे पानी गिरता है तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, चारों तरफ ऐसे ऐसे जाता है ना, छिड़काव जाता है। सेम इसी तरीके से इसको स्प्रिंकलर सिस्टम भी ऐसे ही होता है, यहाँ से पानी जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ से पूरा पानी जाता है और यहाँ पे घूमता रहता है, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी क्या होता है, फैलता रहता है। ठीक है, बूंद बूंद में ऐसे बारिश की तरह गिरता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अच्छे से सारी फसलों को पानी मिल जाता है। और ये ऐसे जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जो कि असमतल हो। असमतल समझ रहे हो ना, कि ऐसे जगहों पे यूज किया जाता है जो कि उबड़ खाबड़ हो। ठीक है, ये स्प्रिंकलर जो सिस्टम है, जो छिड़काव तंत्र है, वो ज्यादातर असमतल जगहों पे यूज किया जाता है। ठीक है, समतल जगहों पे यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे ड्रिप तंत्र में। ड्रिप तंत्र क्या होता है, ड्रिप सिस्टम ये क्या होता है बेटा, देखो यहाँ से सेम वही चीज है, फिर यहाँ से लेकर आ रहे हैं और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, और ये देखो इस तरीके से मतलब लगाया गया है कि जहां जहां फसल है वहां पे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरेगा। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे फसल है तो यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप करके क्या करेगा, पानी गिरेगा, ड्रॉप ड्रॉप करके, ड्रॉप ड्रॉप मतलब बूंद बूंद में पानी क्या करेगा, गिरेगा। समझ में आ रही है बात। तो जिससे क्या होगा कि जो पानी का बर्बादी नहीं होगी, और जो पेड़ मतलब पौधे हमारे, जो फसल है, सॉरी, तो उनको भी पानी अच्छे से मिल जाएगा। आ रहा है समझ में, तो पानी भी अच्छे से मिल जाएगी और बिना टाइम का मतलब बर्बादी, ना ही किसी और चीज की बर्बादी, इसमें पूरा का पूरा अच्छी तरीके से क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। और ये ज्यादातर उस जगहों पे यूज किया जाता है जहां पे पानी की कमी होती है। ठीक है,
उस जगहों के लिए वरदान है। अब चलिए खरपतवार की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो खरपतवार क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और खरपतवार को हम कैसे हटा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो देखो, बुझा और पहली गेहूं के खेत में गए, उन्होंने देखा कि गेहूं के फसल के साथ साथ बहुत अलग अलग पौधे भी अपने आप ही उगाए जिसको हमने नहीं उगाया है। ठीक है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? क्या ये जो भी पौधे हैं ये किसी जरूरी चीज के लिए उगाए? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये पौधे नहीं उगाए हैं, ये अपने आप ही उगे हुए हैं। ऐसे पौधे जो हमने नहीं उगाए हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, वेट अ मिनट, देखो ध्यान से, ऐसे पौधे जो हमने नहीं उगाए अपने आप उग गए हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिसको हमने नहीं उगाया अपने आप, अवांछित पौधे जिसको हमने नहीं उगाया अपने आप ही उगे हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने की को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अगर हम खरपतवार उखाड़ के फेंक देते हैं या किसी भी तरीके से इसको हटा देते हैं तो इसको निराई कहते हैं। ठीक है, निराई आवश्यक है। क्यों हमें निराई करना क्यों जरूरी है भाई? ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले बता दे रही हूँ निराई क्यों जरूरी है। तो क्योंकि खरपतवार हमारे, देखो कहने का मतलब ये है कि हमारे खरपतवार हमें इसलिए जरूरी है ना हटाना, क्योंकि हमारे पौधे, मतलब जैसे गेहूं का फसल है तो गेहूं के फसल के बगल में खरपतवार है, तो खरपतवार क्या करेगा कि गेहूं को जिस पानी की जरूरत होगी वो खुद ले लेगा। ठीक है, जो सूर्य की प्रकाश की जरूरत होगी खुद ले लेगा, तो सारी चीजें उसकी वही ले लेगा, जिसकी वजह से गेहूं का फसल अच्छे से उग नहीं पाएगा। तो इसी वजह से हमें उसे निकाल के फेंकना होता है खरपतवार को, ताकि गेहूं अच्छे से उग जाए। ठीक है, गेहूं या फिर कोई भी फसल। ठीक है, अब क्या हो सकता है ये हमने देख लिया। वृद्धि में प्रभाव डालते, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं? विषैले हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। ठीक है, खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। देखो, खरपतवार को हटाने के लिए जो किसान होता है बहुत अलग अलग तरीके अपनाता है। जैसे कि क्या, फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने की सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। देखो क्या होता है कि कुछ फसल उगाने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, जुताई करवा देते हैं खेत की, जिससे क्या होता है कि जितने भी मिट्टी में खरपतवार होते हैं वो सारे उखड़ जाते हैं, उखड़ के फिर सूख जाते हैं, जिसकी वजह से, मतलब सूख जाते हैं मतलब मर जाते हैं, समझ में आ रही है? मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इसी वजह से खरपतवार वहां से हट जाते हैं और उसके बाद फिर अच्छे से फसल उगती है। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरी तरीका क्या होता है, या तो हम उसे हाथ से ऐसे पकड़ के खींच के जड़ से और उसे फेंक दो, ये भी तरीका है हमारे खरपतवार को हटाने का। तीसरा चीज क्या है कि भूमि के निकट में काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी और हैरो की सहायता से किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है कि एक टाइम पीरियड होता है कि भाई 3-4 महीने बाद इसको खरपतवार को निकाल निकाल के ऐसे फेंक दिया जाएगा ताकि फसल अच्छे से उगे। ठीक है, रसायनों का उपयोग, और हाँ बहुत सारी ऐसे केमिकल्स का भी यूज किया जाता है ताकि जो खरपतवार है वो ना उगे। कौन कौन से जी देखो मेरी ध्यान से बात सुनो, कि जब हम किसी केमिकल का यूज करते हैं किसको, खरपतवार को हटाने के लिए, तो खरपतवार नाशी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 2,4-D, खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, ये नाम है। ठीक है, केमिकल्स के इनका छिड़काव किया जाता है, परंतु खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसलों की कोई हानि नहीं होती। इसमें क्या होता है, अगर हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं तो जो होते हैं खरपतवार वो नष्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर, देखो क्या करेंगे, जो खरपतवार नाशी होता है उसको जल में अच्छे से मिला के उसके बाद छिड़काव कर देंगे पूरे पौधों पे। समझ में आ रही है बात? जिससे क्या होगा, आराम से वो खत्म हो जाएगा। अब क्या एक क्वेश्चन है कि क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसके छिड़काव करने वाले व्यक्ति पे, जो छिड़क रहा है, जो छिड़क रहा है, जैसे ये, तो क्या ये खरपतवार नाशी जैसे छिड़क रहा है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बेटा पड़ेगा। इसी वजह से तो इसने मुंह पे बांध रखा है कि कहीं आंख में, मुंह में, नाक में कहीं ना ये जो दवा है वो लग जाए। ठीक है, देखो जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के लिए समय और पुष्पन बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। देखो ध्यान से कि जो हमारा खरपतवार है उसको बढ़ने से पहले, उसके फूल निकलने से पहले या फिर उसके बीज बनने से पहले ही हमें खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो है वो अलग पौधा ना बना पाए। ठीक है, अलग खरपतवार नाशी, मतलब खरपतवार का उपयोग, मतलब वो बढ़ोतरी ना हो, बढ़े ना। समझ में आ रही है? जिसकी वजह से एक टाइम के अंदर ही खरपतवार नाशी का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये छिड़काव किसानों के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डाल सकता है। देखो क्या होता है, जब खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो उससे वो हमारे सेहत पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, छिड़काव करते समय अपने मुंह पर और अपने नाक पर कपड़े से क्या कर लेते हैं बेटा, ढक लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं कटाई। हमने भाई उगा लिया, सब कुछ हो गया, अब हम कटाई करेंगे, हमारा पौधा बिल्कुल तैयार है, फसल तैयार है। ठीक है, कटाई, देखो फसल की कटाई एवं महत्वपूर्ण कार्य है। देखो फसल को काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। फसल एक पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। फसल जब पक जाता है ना तो उसे काटना ही कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान
किसान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। दो तरीके से कटाई होती है, तो जड़ से ही उखाड़ लो या तो फिर उसे धरातल मतलब जहां से ये जुड़ा हुआ है ना जमीन से, वहीं से ऐसे ऐसे काट लो किसी चीज से, दराती वगैरह से, जैसे उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। अथवा आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक अनाज फसल को पकने में, जो देखो एक फसल मतलब एक अनाज को पकने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। कितने महीने का समय लगता है बेटा? 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती का सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। हमारे देश में हाथों के द्वारा किससे कटाई की जाती है? दराती से कटाई की जाती है, जैसे कि हम 1.7 में देख सकते हैं दराती ये रहा। ठीक है, अब देखो एक मशीन का उपयोग भी होता है। अगर हम मशीन जैसे कि हाथों से ना कटवा के मशीन से कटवाएं, तो मशीन से कटवाने के लिए कौन सी चीजों का यूज होगा? हार्वेस्टर। किसका यूज होगा? हार्वेस्टर के द्वारा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, काटी हुई फसल से बीज और दानों और भूसे को अगर अलग करना हो, जैसे कि मैंने धान उगाया था, धान का पौधा, तो उसमें मैं क्या करूंगी? थ्रेशिंग को मंगवाऊंगी। तो थ्रेशिंग क्या होगा? अब देखो ध्यान से, थ्रेशिंग क्या होता है? काटी गई फसल से दानों को भूसे से अलग करना होता है, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। क्या होता है, अगर हमने क्या करा, धान को उगाया, धान उगाने के बाद थ्रेशिंग की मशीन में डाल दी, तो क्या होगा, वो दाना जो होता है मतलब चावल, उसको अलग कर देगा, भूसे को अलग कर देगा। ठीक है, यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा भी करवाया जाता है। ठीक है, द्वारा करवाया जाता है। यह वास्तव में हार्वेस्टर का थ्रेशर और संयुक्त रूप होता है। देखो हार्वेस्टर मतलब काटेगा, उसी से देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कहने का मतलब यह है कि अगर हमें वैसे हार्वेस्टर मतलब काटने के लिए हार्वेस्टर का यूज करना होगा, और अनाज मतलब जो भूसा है और जो चावल है उसको अलग करने के लिए थ्रेशिंग का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग मशीनें यूज करनी पड़ेगी। तो कई लोग क्या करने, इसका कंबाइन, इसको जोड़ दिया गया है कि कटेगा भी उसी में भी और सब कुछ अच्छे से निकल के भी, मतलब कटने के बाद भूसा और दाना उसी मशीन से ही अलग निकलेगा। समझ में आ रही है? हार्वेस्टर और थ्रेशिंग को एक में ही जोड़ दिया गया है कि काटेगी भी यही मशीन और यही मशीन दाना और भूसे को अलग भी करेगी। समझ में आ रही? कौन सी मशीन बेटा? ये रही कंबाइन मशीन हमारी, ये वाली मशीन। ठीक है, यही काटेगी भी और यही भूसे और किसको, दाने को अलग भी करेगी। ठीक है, जो वास्तव में हार्वेस्टर थ्रेशिंग का संयुक्त रूप है, मैंने बता दिया। छोटे खेत में क्या करते हैं, जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं वो अनाज के दोनों दानों को फटक कर विनोइंग, फटक कर मतलब विनोइंग अलग करते हैं। विनोइंग के द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। इसको हम कक्षा 6ठी में पढ़ चुके हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये रहा हमारा विनोइंग मशीन। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ से हवा निकलती है, दाने यहाँ गिरते हैं, भूसा उधर जाता है। ये भी एक तरीका है क्या करने का, दाने और भूसे को अलग करने का। देखो कटाई के बाद कभी कभी तने से टुकड़े, देखो मेरी ध्यान से बात सुनो, ये क्या होता है, हमने जब काट लिया तो जो तने का जो टुकड़ा होता है नीचे का पार्ट, ठीक है, जो नीचे का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, हमारे मिट्टी में लगा हुआ होता है। जो हमारी मिट्टी होती है ना, उसमें धंसा हुआ होता है, तो उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उसको जला देते हैं, जिससे कभी कभी आग लगने का खतरा भी होता है, साथ में प्रदूषण भी होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आगे एक बार और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे भंडारण पे चलते हैं। देखो कटाई पर्व, देखो हर एक चीज का, जैसे हमारे पास बहुत, अब हमने क्या कर लिया, फसल उगा ली है। फसल उगाने के बाद जब हमारा फसल तैयार हो जाएगा, और जब हम फसल तैयार होने के बाद जब उसको काटेंगे, तो वो जो कट जाता है ना, वो एक खुशी आती है कि भाई हमने पूरी मेहनत, पूरे इतने समय की मेहनत हमारी आज रंग लाई है। कहने का मतलब इतना सारा जो अनाज है हमारी मेहनत का है, तो उसको एक त्योहार के रूप में कई राज्यों में मनाया जाता है। जैसे कई राज्यों में पोंगल नाम से जाना जाता है, इसको वैसाखी नाम से जाना जाता है, कहीं पे होली, तो कहीं दिवाली। ये सारे क्या अनाज वाले क्या है, त्योहार हैं। ठीक है, बिहू हो गया, नवान्या हो गया, ये सारे त्योहार है अनाज के, कि जब अनाज तैयार होता है तो क्या करते हैं, वो एक सेलिब्रेट करते हैं एक त्योहार के रूप में। अब आते हैं भंडारण क्या होता है, सॉरी माफ करना। देखो भंडारण क्या होता है, सब कुछ हमने कर लिया है, अब भंडारण करना भी जरूरी है ना। तो देखो उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे, देखो हमें क्या हो गया, हमने बना लिया, मतलब पूरा तैयार हो गया फसल, अब उसे इकट्ठा करके रखना भी तो होगा। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि अगर आपको इकट्ठा करके रखना है तो सबसे पहले उसके अंदर से नमी दूर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें मैं एक बात आपको बताती हूँ कि दानों को अधिक समय तक रखना है तो उसे किन किन चीजों से हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। नमी से सुरक्षित रखना पड़ेगा, मतलब गीलापन, कीट मतलब कीड़ों से, चूहे से, और साथ में बैक्टीरिया वगैरह से भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे भी हमें बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ताजी जो फसल होती है ना, उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यदि फसल के दाने मतलब बीज को सुखाए बिना अगर हमने क्या कर दिया कि बिना बीज को सुखाए उसको भंडार कर दिया,
बड़े बड़े जो ड्रम आते हैं उसमें भर के रख दिया, तो बेटा ये खराब हो जाएगा, कुछ समय बाद इसमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा भंडार करने से पहले इसको दानों को, बीजों को धूप में सुखाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ताकि इसमें नमी जो है वो कम हो जाए और फिर इसमें जो बैक्टीरिया, जो कीड़े हैं और जो जीवाणु हैं, जो कवक हैं, इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ इसमें हमारे अनाज पे ना लगे। समझ में आ रही है? किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट की बोरी और धातु के बड़े पात्र में करते हैं। जो नॉर्मल किसान होते हैं ना, जैसे छोटे किसान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जूट की बोरी होती है ना जिसमें आलू आता है, उसमें या तो फसल रखते हैं अपनी भर के, या तो बड़े बड़े धातु के, बड़े मतलब बड़े बड़े धातु के, जैसे स्टील का हो गया, इन सारी चीज़ों का क्या कर देते हैं, उसी में ही धान, गेहूं या चावल ऐसे कुटवा के रखवा लेते हैं कि एक साल तक पूरा अच्छे से खाएंगे। ठीक है, ये छोटे किसानों की बात है, में करते हैं। परंतु जब बीजों के बहुत बड़े पैमाने, जैसे जहाँ पे राशन कार्ड बने हुए हैं, राशन मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है, तो भाई ये थोड़ी ना इसमें ड्रम में रखेंगे, इतना ही थोड़ी ना, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है बेटा। तो इसको भंडार करने के लिए साइलो का यूज किया जाता है, मतलब साइलो में किया जाता है इसका भंडार, भंडार गृहों में किया जाता है, भंडार गृहों में देखो, जिससे उनको, और क्या होता है इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएंगे या कुछ भी। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से सुखा उखा के बहुत अच्छे तरीके से इसको भंडार किया जाता है। देखो जूट के बोरे की बात कर रही थी ना, जूट के बोरे यही हैं, यही हैं जूट के बोरे। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये देखो, पेड़ को जैसे कि चूहे कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, देखो मैंने बोला साइलो में इसको रखा जाता है। अब देखो नमी की सूखी पत्तियां, वो सॉरी नीम, देखो ध्यान से, भंडारण करने से पहले आपने देखा हो कि घर में नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि घरों में, देखो नीम, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा, मैं बहुत आश्चर्य हुई। सेम वही चीज बोल रहे, तो ऐसा क्यों है, नीम की पत्तियां क्यों रखी जा रही है घरों में? तो देखो अनाज के भंडार में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज के पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, छोटे घरों में ज्यादातर नीम की पत्तियां रखी जाती हैं ताकि जो है बैक्टीरिया वगैरह ना फैलें। समझ में आ रही है बात? लेकिन बड़े ग्रहों में कुछ एक तरीके से मतलब रासायनिक केमिकल्स मतलब रखे जाते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं या जो कवक वगैरह हैं, जो फंजाई है, ये सब ना लगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो इस सारणी को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न, हमारा यहाँ तक पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, अब हमारा, हमने भंडारण भी कर लिया है, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज पढ़नी है कि हमें अनाज से तो बहुत सारी चीजें मिली भाई, कि ऐसे ऐसे अनाज को बोया जाता है, फिर बाद में कटाई भी होती है, कटाई के बाद भंडारण होता है, सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन अब जंतुओं से भी हमें भोजन मिलता है। किससे मिलता है? जंतुओं से भी हमें भोजन मिलता है। अब जंतुओं से कैसे भोजन मिलता है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि दूध, दूध का किस किस से मिलता है, गाय से, भैंस से, बकरी, ऊँटनी, इन सारी चीजों से हमें मिलता है, मतलब दूध हमें इन सभी से मिलता है। वैसे ही बहुत सारे पशु होते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा पौधों की तरह जंतु भी हमें बहुत तरीके के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। हमने देखा है बेटा कि जैसे हमें पौधे होते हैं, बहुत तरीके के पौधे होते हैं जो हमें खाना देते हैं। ठीक है, तरह तरह के खाना देते हैं। सेम उसी तरीके से जंतु भी बहुत तरीके के होते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं। ठीक है, कुछ हमें मांस देते हैं, कुछ हमें अंडे देते हैं, कुछ हमें दूध देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो समुद्र के आसपास रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, मछलियों का आहार के रूप में उपयोग करते हैं, मछलियों को आहार के रूप में खाते हैं। आ रहा है समझ में कि ज्यादातर मछलियों को ही खाया जाता है समुद्र के आसपास। ठीक है, पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने सीखा था कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पाल, देखो हमने जो भी पूरा प्रोसेस जो था, ठीक है, फसल का वो सारा चीज सब पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है भाई देखो जब किसी जानवर को हम पालते हैं फार्म में, बहुत बड़े फार्म में, ठीक है, घरों में या फिर फार्म में बहुत ज्यादा मात्रा में जब पशु हम पालते हैं, साथ में उनको खाना भी खिलाते हैं, उनका आवास मतलब उनको रहने की जगह भी देते हैं, उनके देख रेख भी करते हैं, तो ये एक जब बहुत बड़े लेवल पे हम करते हैं ना, तो ये पशुपालन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरी गुड, क्या? पशुपालन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक, और लास्ट वो पहले के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बताया गया कुछ। तो चलिए देखते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आहार है, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे आहार है मछली। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है। कौन सा मतलब तेल मिलता है? कॉड लीवर तेल मिलता है, और जिसमें इस तेल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा ही
होती है। आ रहा है समझ में? तो हमें ये क्वेश्चन बार बार तुमसे पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करना है ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने की है, इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं, एमसीक्यूज भी हो चुके हैं, और आपको कुछ और भी चाहिए होता है नोट्स में भी मैंने पढ़ाने की कोशिश की हुई है। अगर आपको और भी किसी चीज़ में डाउट हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे को कमेंट करो, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर ही लेकर आऊँगी। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,